पुनः आप सबों का एक बार फिर से नमस्कार और धन्यवाद। एम आई ऑडिबल सर? मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर सर? यू आर म्यूटेड, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आ रही आवाज आ रही। यस 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 यस, ओके सर। आज के हमारे वक्ता है डॉक्टर कुलवंत सिंह सर का मैं एक इंट्रोडक्शन छोटा सा देना चाह रही हूँ, क्योंकि ये हमारे ही फोरम के IFPH के एक पार्ट है। फिर आप सभी लोग इनसे अवगत हैं, फिर भी मैं सर के बारे में एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। सर ने DHMS किया है। इन्होंने MD होम्योपैथ में किया है राजस्थान विद्यापीठ से। GD मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पटना के ये पूर्व डीन भी रह चुके हैं। होम्योपैथी संकाय डॉक्टर विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग झारखंड के हैं। ये पूर्व प्राचार्य हैं सिंहभूम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जमशेदपुर के। 2004 से 46 वर्षों से ये शिक्षक रहे हैं और चिकित्सा पद्धति मेटेरिया मेडिका में इन्होंने भारत में और विदेशों में कई सेमिनार प्रस्तुत किए हैं। सर पूर्व अध्यक्ष हैं होम्योपैथी साहित्य समिति के और केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद नई दिल्ली के भी पूर्व सदस्य हैं। ये शिक्षा समिति केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद न्यू दिल्ली के PG गाइड है राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के और BR यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के। ये पूर्व निरीक्षक भी रह चुके हैं केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद नई दिल्ली के। ये परीक्षक है और प्रश्न पत्र निर्माता भी रह चुके हैं कई विश्वविद्यालय के। इनका पिछले 40 वर्षों से ये चिकित्सा व्यवसाय में कार्यरत है और अब तक इन्होंने 7 लाख रोगियों का उपचार भी सर ने कर चुके हैं। सर का आज का विषय है सोरियासिस द मॉन्स्टर पार्ट 2। सो डॉक्टर कुलवंत सिंह सर, आपका IFPH मंच पे पुनः दोबारा फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। आप सबका पुनः स्वागत, IFPH के सभी सदस्य और अभी जितने भी श्रोतागण हैं जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। पिछले अंक में हम लोगों ने सबसे पहले आप सबको दीपावली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत गंभीरता से अध्ययन किया था कि सोरियासिस क्या है, इसे मॉन्स्टर क्यों कहा जाता है, क्या कारण है जिनसे ये होता है, क्या निवारण हो सकते हैं। इन सबों की बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने व्याख्या की थी। आज हम लोग इसके इलाज के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बड़ा विषय है, बहुत छोटे में इसको अ, संपूर्ण कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन देखा जाए तो आज हम आरंभ करेंगे। सबसे पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा कि हम एक रोड मैप बनाएं। इसके इलाज के लिए एक रोड मैप हमारे पास होना चाहिए, और वो रोड मैप जब तक नहीं होगा हम कोई भी कार्य सही तरह से पूर्ण नहीं कर पाएंगे। रोड मैप है क्या? रोड मैप है सबसे पहला पॉइंट उसमें होता है तो 3 तरह की सोरियासिस है। एक तो हो गया सोरिक टाइप ऑफ सोरियासिस, एक है साइकोटिक टाइप ऑफ सोरियासिस और एक है सिफिलिटिक टाइप ऑफ सोरियासिस। ऑल द 3 टाइप्स ऑफ सोरियासिस कंबाइंडली ये लोग मिल करके सोरियासिस को पूरी तरह से डिफाइन करते हैं। सोरा उस तरह के सोरियासिस को हम सोरिक सोरियासिस कहेंगे जब सोरा माइजम प्रीडोमिनेट करता है। तो सोरा माइजम जब प्रीडोमिनेट करेगा, सोरा माइजम बहुत इंपॉर्टेंस में होगा, तो उसमें बहुत ज्यादा खुजली, रूखापन, जलन होता है। और ये शरीर की इम्यून सिस्टम के एक्शन के चलते वो सारे लक्षण आते हैं, जिसमें खुजलाहट होना, रफ हो जाना, बहुत खुजली होना, खुरदरी पपड़ीदार त्वचा होना, और उसमें मन जो है वो बहुत बेचैन होता है, स्वास्थ्य के प्रति चिंता रहती है, अत्यधिक संवेदनशीलता रहती है, राहत की तीव्र इच्छा लेकिन आश्वासन का स्वभाव नहीं होता। इस तरह के लक्षण जब मिले तो उस तरह की सोरियासिस को हम सोरिक टाइप ऑफ सोरियासिस कहेंगे। अगला है सिफिलिटिक टाइप ऑफ सोरियासिस और साइकोटिक। तो साइकोटिक में हम जानते हैं एक्स्ट्रा ग्रोथ की टेंडेंसी है। तो साइकोटिक बेसिक सोरियासिस कब होगा? जब घावों में मोटापन, घावों में मोटी लेयर बनना, सूजन होना, बहुत क्रॉनिक हो जाना,
मोटे पट्ट होना, किनारे उभर के आना, कभी कभी मस्से होना, पपड़ीदार धब्बे होना, नाखून का मोटा होना, ये सारा जब लक्षण मिलेगा तो उसको हम लोग साइकोटिक काइंड ऑफ सोरियासिस में मानेंगे। और जैसा कि मैंने सोरिक में बताया कि सोरिक में जो मानसिक स्थल होता है, मानसिक क्रिया होती है, वो बेचैनी, बहुत चिंता, अत्यधिक संवेदनशीलता होती है। लेकिन साइकोटिक जो पेशेंट होगा उसमें गुप्त स्वभाव, पेशेंट बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता है, पेशेंट बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता है, अपराध बोध होता है, बहुत जल्दी बुरा मानता है, और शर्म के कारण त्वचा के जो लक्षण है उसको छिपाने की एक प्रवृत्ति उसमें रहती है। और त्वचा कोशिकाओं का अत्यधिक निर्माण होना साइकोटिक नेचर में आता है। हम लोगों ने पिछले बार भी पढ़ा था कि त्वचा का अत्यधिक निर्माण जो है वो होता क्या है। आमतौर पर हमारा जो स्किन है, पूरी बॉडी का जो स्किन है, ये 1 महीने में पूरी तरह से फ्रेश बन जाता है। सेल्स की डेथ हो जाती है, नए सेल्स बनते रहते हैं, तो पूरी बॉडी का पूरा स्किन जो है वो 30 दिनों में पूरा कंप्लीट एक बार चेंज हो जाता है। लेकिन सोरियासिस के पेशेंट में डिस्टरबेंस होता है इम्यून सिस्टम में। इम्यून सिस्टम में डिस्टरबेंस होने के चलते वहां पर जो प्रक्रिया 30 दिनों में होनी चाहिए वो 3 से 4 दिनों में होने लगी। तो 3 से 4 दिनों में जब प्रक्रिया होने लगेगी ग्रोथ की, तो बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन, लेयर का फॉर्मेशन, और उस लेयर के फॉर्मेशन के साथ साथ जब वो स्किन उसको मैनेज नहीं कर पाती है, उस ग्रोथ को मैनेज नहीं कर पाती है, प्रोलिफरेशन को मैनेज नहीं कर पाती है, तो स्किन मोटी होने लगती है, खुरदरी होने लगती है, और स्किन के ऊपर पपड़ी जमने लगती है, मोटी मोटी पपड़ी। जब इस तरह का लक्षण आएगा तो वो साइकोटिक नेचर में आ जाता है। थर्ड है सिफिलिटिक नेचर, सिफिलिटिक सोरियासिस। तो सिफिलिटिक बाय नेम हम जानते हैं कि सिफिलिटिक जब सोरियासिस होगा तो उस कंडीशन में देयर विल बी अल्सरेशन। इट इन्वॉल्व्स डीप डिस्ट्रक्टिव लेशंस विथ नाइट एग्रावेशन एंड बर्निंग पेन। बर्निंग पेन से सबसे ज्यादा है डिस्ट्रक्शन। ठीक साइकोसिस के बाद का जो स्टेज होता है, जब स्किन उसको, इम्यून सिस्टम, स्किन डिफेंसिव मैकेनिज्म उसको कवर नहीं कर पाता है, उसकी ग्रोथ को रोक नहीं पाता है, तो वहां पर धीरे धीरे अल्सरेशन फॉर्म करने लगता है। और इस तरह का जब अल्सरेशन फॉर्म करेगा, वहां से ओजिंग होगी, ब्लीडिंग होगी, पेन होगा, नाइट पेन्स होगा, पेशेंट का माइंड जो है वो बहुत निराश हो जाएगा, आत्महत्या करने का मन करेगा। ये कंप्लीट एक अलग मानसिक स्थिति जो होती है, ये सिफिलिटिक माइजम। तो 3 माइजम हुए। रोड मैप जो हम जाएंगे, सोरा क्या है, सिफिलिस क्या है, और साइकोसिस क्या है, और इसमें कैसे कैसे लक्षण मिलेंगे। बहुत सारे केस में आपको कंबाइंड लक्षण मिलते हैं। कंबाइंड का मतलब हुआ कि तीनों तरह के आपको मिलेंगे। देखिए, सोरा और साइकोसिस का मिश्रण, सोरा और सिफिलिस का मिश्रण, और साइकोटिक एंड सिफिलिटिक का मिश्रण। तीनों में थोड़ा थोड़ा अलग सिम्प्टोमेटोलॉजी मिलती है, लेकिन इसको पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको रास्ता दिखाएगा फॉर ए परमानेंट क्योर। 2 स्टेज होती है सोरियासिस में। जब भी सोरियासिस को ठीक करना है, ये समझना पड़ेगा। एक होता है एक्यूट फ्लेयर अप। तो एक्यूट फ्लेयर अप है, उसको हम कैसे ठीक करेंगे। और दूसरा है कि उसके लिए रोड मैप क्या बनाएंगे। तो सबसे पहला हुआ सोरा और साइकोसिस का जहां कॉम्बिनेशन है, वहां पर प्रोलिफरेशन ज्यादा होगा, डिस्ट्रक्टिव ज्यादा होगा। पर डिस्ट्रक्टिव गलत आ गया है यहाँ पर, उसको प्लीज आप पढ़ें जानकर कि दैट विल बी नॉट डिस्ट्रक्टिव, दैट विल बी ओवर ग्रोथ। जहां साइकोसिस होगा वहां ओवर ग्रोथ होगी। जहां पर alternation by dry and moist eruptions, treatment begins with an antisoric remedy to open the case। देखिए, open the case को इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है कि सबसे पहले कोई इस तरह का क्रॉनिक केस आएगा तो ऐसी दवा दीजिए जिससे वो केस ओपन हो। तो केस ओपन होने का 2 तरीका होता है। नंबर 1, कि उस केस में पहले हम एक एक्यूट जो एग्जासर्वेशन है, जब तक उसको हम ठीक नहीं करेंगे वो ठीक नहीं होगा। और सेकेंड स्टेज में आता है जब उसका एक्यूट स्टेज पार हो जाए, तब डिपेंडिंग ऑन द क्रॉनिक एंड टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स
तब उसके साथ दवा देनी पड़ती है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, सोरा से जब साइकोसिस में जाएगा तो सल्फर may be followed by thuja, lycopodium may be followed by medorinum. तो ये एंटीसाइकोटिक शुड फॉलो द एंटीसोरिक में, तब आपको जाके अच्छा रिजल्ट उसमें मिलने वाला है, नहीं तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। सेकंड होता है सोरा टू सिफिलिस, फंक्शनल प्लस डिस्ट्रक्टिव। फंक्शनल प्रॉब्लम आएगी और सिफिलिस के चलते उसमें डिस्ट्रक्टिव आएगी। तो फंक्शनल और डिस्ट्रक्टिव जब लीजन मिलेगा तब आपको ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स ए सीक्वेंशियल मायोमेटिक अप्रोच। बिगिन विथ एन एंटीसोरिक रेमेडी टू स्टेबलाइज द कंडीशन, देन फॉलो विथ एन एंटीसिफिलिटिक रेमेडी टू हील द डिस्ट्रक्टिव। एग्जाम्पल दिया हुआ है, सल्फर फॉलोड बाय मर्कफॉल, सोरेनम फॉलोड बाय सिफिलिस। तो एंटीसोरिक दे करके पहले केस को ओपन करना है। अब ओपन करने के बाद में तब जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम आती है, एक्यूट सिम्टम्स को कंट्रोल होने के बाद, इस बात का ध्यान रखें, जब तक एक्यूट सिम्टम्स को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक क्रॉनिक मेडिसिन आपके काम ही नहीं करे, कभी कभी एग्रावेट भी करे। तो फर्स्ट purpose is priority is to relieve, to control the acute lesions and then start with the chronic symptoms based on totality, based on myeloma. कुछ एक इंपॉर्टेंट दवाओं के नाम हम देखें तो देयर आर दी सल्फर, आर्सेनिक एल्बम, ग्रेफाइटिस, पेट्रोलियम, CPR. These are very common and most important so-called constitutional medicines for treatment of psoriasis. Sulfur is itching and burning, dry scale, unhealthy skin, and the person feels very hot and is averse to bath. ये हम सब जानते भी हैं कि सल्फर के कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम को कैसे देखना है, ये बहुत ज्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी डॉक्टर्स हैं, सब मैथमेटिका पढ़ते हैं, तो ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दीज मेडिसिन। आर्सेनिक एल्बम में सब हम जानते हैं कि ड्राई, रफ, स्केली, बर्निंग स्किन, कोल्डनेस एंड बेटर बाय हीट। सल्फर इज एग्रावेटेड बाय हीट, आर्सेनिक इज बेटर बाय हीट। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। बेचैनी सल्फर में भी बहुत ज्यादा है, बेचैनी आर्सेनिक में भी बहुत ज्यादा है। आर्सेनिक में फियर ऑफ डेथ होता है, सल्फर में फियर ऑफ डेथ नहीं होता है। सल्फर पूरी दुनिया से घृणा करता है, रैग्ड फिलोसोफर, गंदा रहना, गंदी बातें करना, गंदे तरह से रहना, दैट इज सल्फर। ग्रेफाइटिस की सबसे बड़ी पहचान है कि देयर इज ए हनी डिस्चार्ज ऑफ हनी लाइक फ्लूइड, थिकन्ड हार्ड लेदरी स्किन with cracks from which a honey-like fluid is discharged. बहुत से महान चिकित्सक जो होम्योपैथी में हुए हैं, उन्होंने हम हमेशा ये बोला है कि ड्राई स्किन कॉन्ट्राइंडिकेट्स ग्रेफाइटिस। अगर स्किन की बीमारी है, उसमें क्रैक्स हैं लेकिन ऊजिंग नहीं है, डिस्चार्ज नहीं है, तो उसमें ग्रेफाइटिस देने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग दे देते हैं कि चलो भाई स्किन की बहुत अच्छी दवा है, ग्रेफाइटिस इज द किंग, लेकिन ग्रेफाइटिस जब तक उसमें डिस्चार्ज नहीं हो, ब्लीडिंग नहीं हो क्रैक्स में, तब तक ग्रेफाइटिस नहीं देनी चाहिए। पेट्रोलियम इज ए ग्रेट मेडिसिन फॉर सोरियासिस बिकॉज पेट्रोलियम बिल्कुल उसको कवर करता है, ड्राई, स्केली, लेयर लाइक स्किन, प्रोलिफरेशन ऑफ स्किन, पूरी लेयर निकलने लगती है, स्पेशली व्हेन दीज सिम्टम्स आर एग्रावेटेड इन द विंटर सीजन। ठंड के मौसम में बढ़ना, ड्राई स्किन होना, रफ होना, क्रैक होना, ये सेम सिम्टोमेटोलॉजी आपको आर्सेनिक आयोड में भी है। तो थोड़ा सा पेट्रोलियम और आर्सेनिक आयोड के बीच में अंतर करना हम जान लें तो ज्यादा काम करें। नेक्स्ट है CPR। CPR बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स नहीं है। तो CPR इज ए मेडिसिन। CPR एक ऐसी दवा है जो सेकेंड स्टेज में हमें देनी चाहिए। का जब एक्यूट फ्लेयर अप कम हो जाए, एक्यूट कंडीशंस को कंट्रोल हम कर लें विद सम एक्यूट मेडिसिन, उसके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशन गाइड करता है तो CPR विल बी ए मेडिसिन विच विल क्योर द कंप्लीट। नेक्स्ट इज रस्टॉक्स। Rustux is also a good medicine but not very commonly used. It is used when skin is red, swollen, painful, aggravated in rainy season. Aggravated at night, aggravated in damp, cold weather,
itching, burning, relieved by hot. Relieved by hot is in arsenic album also. लेकिन आर्सेनिक एल्बम में जो रिलीव होता है तो आर्सेनिक का जो बेचैनी है वो रस्टिक्स की बेचैनी से बहुत ज्यादा है. आर्सेनिक इज बेटर बाय हीट. आर्सेनिक इज रेस्टलेस. आर्सेनिक इज हैविंग फियर ऑफ डेथ. तो ये सारी डिफरेंस रस्टिक्स में और आर्सेनिक में मिलेंगी आपको. आर्सेनिक आयोड जैसा मैंने कहा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है. मैंने सैकड़ों के सोरियासिस में आर्सेनिक आयोड इज माय फेवरेट. और बहुत जल्दी ये एक्यूट लक्षणों को भी कंट्रोल करती है और क्रॉनिक केस में भी मदद करती है. रैपिडली प्रोग्रेसिंग एक्सफोलिएटिव. एक लेयर निकलने लगा आपको साफ दिखेगा जहां पर है वहां पर पूरा प्लेक सोरियासिस जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो प्लेक सोरियासिस का एग्जैक्ट एग्जांपल है. और सीवियर बर्निंग इरप्शंस विथ थिन वाटरी ऑफेंसिव डिस्चार्ज. कैली आर्स is also a very good chronic and it covers all miasm. एलियास की खासियत है कि ये सारे मायाज्म को कवर करती है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस को, और बहुत अच्छी और क्रॉनिक दवा है फॉर ट्रीटिंग ए केस ऑफ कैलियास. डॉक्टर पी बैनर्जी का नाम आप सबने सुना होगा. तो डॉक्टर पी बैनर्जी हमेशा उनका एक स्टाइल था अपना उनके मॉड्यूल्स से प्रैक्टिस करने के. तो सोरियासिस के केस में वो हमेशा हिपरसल्फर और कैली आर्स और आर्सेनिक आयोड इन तीन दवाओं को लगातार इस्तेमाल करते. हिपरसल्फर, कैली आर्स, आर्सेनिक आयोड, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता भी था. तो मेरा ये मानना है कि पहले आप एक्यूट स्टेज को कंट्रोल कीजिए. फैगोपायरम इज ए मेडिसिन विच इज वेरी नाइस टू कंट्रोल एक्यूट लक्षण. एक्यूट लक्षण जो होते हैं जब उनको हम ठीक करने का प्रयास करेंगे तो उस केस को फैगोपायरम आपको मदद करेगा. और एक ऑलराउंडर दवा है दैट इज हाइड्रोकोटाइल. हाइड्रोकोटाइल एक ऐसी दवा है जो आप चाहें तो एक हेल्प के रूप में, ये अपना मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, थ्योरेटिकली कितना सही है नहीं जानता हूं मैं, लेकिन जो पोटेंसी में आप मेडिसिन दे रहे हैं, जो टोटलिटी देख करके, मैथमेटिक्स देख करके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आप दे रहे हैं, अगर उसके साथ हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर आप दीजिएगा तो उसमें बहुत बार बहुत अच्छे रिजल्ट हैं. तो हाइड्रोकोटाइल की खासियत है कि एपिडर्मल लेयर एंड एक्सफोलिएशन ऑफ स्किन और थिक स्किन, हाथी पांव जिसको बोलते हैं ना, एकदम एलिफेंट लाइक स्किन, एकदम मोटा मोटा स्किन हो जाता है. और एक कंडीशन है बोरिक में क्लियरली डिफाइन किया हुआ है, बोरिक्स मैथमेटिका में, दैट कंडीशन इज सोरियासिस जायरेटा. दिस इज कॉल्ड एज जायरेट सोरियासिस. इसमें होता है रिंग शेपेड, मोटा, इंटरविचिंग, ड्राई इरप्शन. सोरियासिस का जो बेसिक लक्षण है वो हाइड्रोकोटाइल में आपको कंप्लीट मिलता है. तो ये देखा गया है हाइड्रोकोटाइल का मदर टिंचर जो है, ये अगर एक्सटेंडेड मेडिसिन के साथ, इंडिकेटेड मेडिसिन के साथ थोड़े दिन तक यूज किया जाए तो इससे एक्यूट कंडीशन को मैनेज करने में बहुत मदद मिलती है. देखिए प्लेक सोरियासिस के बारे में हमने पढ़ा था कि प्लेक सोरियासिस कैसा होता है. यू कैन सी द वीडियो. ये प्लेक सोरियासिस है. स्पेसिफिकली फॉर प्लेक सोरियासिस देयर आर सम अदर मेडिसिन. अभी तो हमने पढ़ा है कुछ दवाओं के बारे में, लेकिन देयर आर सम अदर मेडिसिन ऑल्सो. फैगोपायरम, कार्बोनियम सल्फ, स्पेशली जब केस बहुत क्रॉनिक हो जाता है तो उस केस में कार्बोनियम सल्फ का इस्तेमाल भी होता है. हाइड्रोकोटाइल ऑलरेडी मैंने बता दिया. पिक्स लिक्विडा, तो वन ऑफ द ब्यूटिफुल मेडिसिन फॉर सोरियासिस. लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि पुराने जमाने से अभी तक सोरियासिस के इलाज के लिए वुड चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है. पाइन वुड, दूसरे वुड की चारकोल से एक पेस्ट बनाया जाता है और पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है एप्लीकेशन के लिए. एंड दैट इज व्हाट, दैट इज पिक्स लिक्विडा. पिक्स मीन्स कोल tar, पिक्स मीन्स tar, लिक्विड इज लिक्विड. तो उसका थोड़ा प्रूविंग जब किया गया तो पिक्स लिक्विडा को ये पाया गया कि खास करके प्लेक सोरियासिस में, as it is made from charcoal, there are scaly plaques, interreaching, और बहुत बार पिक्स लिक्विडा के मदर टिंचर को अगर आप थोड़ा सा एक्सटर्नल अप्लाई कीजिए तो भी बहुत लाभ मिलता है.
Cesarobium also is a very acute medicine. It is not a chronic medicine. It is an acute medicine which can help you sometimes to relieve the case of plaque psoriasis. So most common psoriasis मैंने बताया था 80 to 90% case of psoriasis are from plaque psoriasis. जो important medicines तो हमने बताई है, acute exacerbation को रोकने के लिए these are a few medicines which can also help you. ये देखिए, this is nail psoriasis. This is a case of nail psoriasis. नेल सोरियासिस जब हम देखेंगे तो नेल सोरियासिस के केस में दिस इज द केस ऑफ नेल सोरियासिस. नेल सोरियासिस में आपको हमेशा अच्छी दवाएं जो हैं, दैट इज वन इज एंटीप्रूव इज वेरी गुड, जिसमें ब्रिटल नेल्स होते हैं, डिस्टॉर्टेड नेल्स होते हैं, स्प्लिंटर लाइक नेल्स इन नाइट्रिक एसिड. टूजा ऑल्सो इज हेल्पफुल. ग्रेफाइटिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल. Salacea is very good medicine. Graphitis में there are crack in nails and deformed nails. All these things are available. किसी को कुछ पूछना हो तो लेक्चर के एंड में जरूर पूछिएगा, डिटेल हम लोग कोशिश करेंगे जानने की. नेक्स्ट इज गुट्टे सोरियासिस. ये भी बहुत कॉमन है. गुट्टे सोरियासिस की पिक्चर लास्ट टाइम हमने देखी थी, इसका वीडियो भी देखा था कि बिल्कुल गुट्टे स्पॉट्स बूंद 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 करके सोरियाटिक ग्रोथ होने लगती है. एक अभी केस दिखाऊंगा मैं आपको गुट्टे सोरियासिस का. और गुट्टे सोरियासिस में जो मेन दवाएं हैं वो तो हैं ही, लेकिन कभी कभी ये दीज मेडिसिन कैन बी हेल्पिंग. एक्टियम लप्पा में एक गुट्टे लाइक इरप्शंस होते हैं, बट दे आर वेरी कॉमन इन समर सीजन. एक्टियम लप्पा इज ए मेडिसिन जिसमें गुट्टे सोरियासिस बूंद बूंद करके लोग डॉट वाइज इरप्शंस होते हैं. दैट इन केस इज एक्टियम लप्पा. एंड वायला ट्राइकलर इज वेरी गुड मेडिसिन अगर उस तरह के गुट्टे स्पॉट्स में देयर इज पस फॉर्मेशन. अगर वैसे केसेस में आपको पस का फॉर्मेशन मिलता है, देन द बेस्ट मेडिसिन इज वायला ट्राइकलर. वायला ट्राइकलर इज ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर इम्पेटिगो. इम्पेटिगो जो होता है खास करके बेसिकली आपको स्कैल्प में या हाथों में, बॉडी में भी होता है. उसमें सेम सिम्टम मिलता है, लेकिन उसके अंदर पस फॉर्म बहुत होता है, ऊपर एक थिक क्रस्ट फॉर्म होता है. इन दैट केस द बेस्ट मेडिसिन इज वायला ट्राइकलर और मेजेरियम. मेजेरियम वायला ट्राइकलर की मदद के लीजिए इन केस ऑफ इम्पेटिगो. यू विल ऑलवेज बी बेनिफिट. Tellurium is sometimes helpful. Sarsaparilla is also helpful. Next is inverse psoriasis, when the psoriasis is coming in the joints, folds, fold of skin जहां जहां पर है, गर्दन में है, हाथों में है, पैरों में है, ग्रॉइन में है, उस जगह पर आप देखेंगे जहां पर इनवर्स सोरियासिस है, तो उसमें ग्रेफाइटिस, पेट्रोलियम एंड थूजा. थूजा से ज्यादा ग्रेफाइटिस और पेट्रोलियम दवाएं हैं. और इनवर्स सोरियासिस में लोकेशन क्या है? इट ऑकर्स इन स्किन फोल्ड्स लाइक आर्मपिट एंड ग्रॉइंस. अपीयरेंस कैसा होगा? स्मूथ रेड इन्फ्लेम्ड पैचेस एग्रावेटेड बाय फ्रिक्शन एंड स्वेटिंग. जहां भी इस तरह के लक्षण होंगे तो मैंने प्रैक्टिस में पाया है कि ग्रेफाइटिस, सोरिनम और पेट्रोलियम, दीज थ्री आर वेरी गुड मेडिसिन. जब इनवर्स सोरियासिस जो आजकल बहुत कॉमन है, बेसिकली होता क्या है, इनवर्स सोरियासिस के पेशेंट बहुत सारे फंगल होते हैं. देयर आर फंगल इन्फेक्शन एंड हम लोग उसको बहुत बार कंफ्यूज कर जाते हैं विथ इनवर्स सोरियासिस. तो इनवर्स सोरियासिस है कि नहीं, उसमें स्मेल होगी, उसमें ऑफेंसिवनेस होगा, उसमें कभी स्केलिंग होगी, उस तरह के सिम्टम्स मिलेंगे. देन द बेस्ट मेडिसिन इज सोरिनम ग्रेफाइट. ट्राई कीजिए, डेफिनेट आपको उसमें हेल्प मिलेगी. नेक्स्ट इज स्कैल्प सोरियासिस जो बहुत कॉमन है. प्लेक सोरियासिस सबसे ज्यादा कॉमन है. प्लेक सोरियासिस के बाद जब देखेंगे तो स्कैल्प सोरियासिस मिलेगी. तो स्कैल्प सोरियासिस में आर्सेनिक एल्बम, स्केली ड्राई इरप्शंस, बर्निंग सेसेशन, ये सब आपको पता है. कैली आर सीवियर इचिंग एंड स्केलिंग ऑन द स्कैल्प. Significant hair loss may occur.
द स्किन इज वेरी ड्राई एंड रफ एंड मेजेरियम, लेकिन मेजेरियम तब देंगे जब उस क्रस्ट के, देखिए ये जो क्रस्ट फॉर्म कर गया, यहाँ पर क्रस्ट फॉर्म किया हुआ है, क्रस्ट के नीचे थोड़ा सा पस फॉर्मेशन होगा, तब मेजेरियम दवा है। अगर पस फॉर्म नहीं है, सिर्फ क्रस्ट है, तब ग्रेफाइटिस इज वेरी गुड। और दो मेडिसिन और याद रखिए हमेशा, एक है ओलिएंडर, ओलिएंडर इज वेरी गुड। ग्रेफाइटिस ऑफ कोर्स इज, ग्रेफाइटिस इज वेरी गुड इन केस ऑफ स्कैल्प सोरियासिस। तो स्कैल्प सोरियासिस में आर्सेनिक, कैली आर्स, मेजेरियम, ग्रेफाइटिस, पेट्रोलियम एंड एक और मेडिसिन याद रखिएगा जो हमेशा प्रैक्टिस में हेल्प करेगी आपको, दैट इज विनका माइनर। विनका माइनर इज अ very nice medicine to help these kind of psoriasis or any skin eruptions of this kind on the scalp. बिल्कुल मैजिक के समान काम करता है विनका माइनर। ये एक रेयर काइंड ऑफ सोरियासिस है, दैट इज एरेथ्रोडर्मिक सोरियासिस। एरेथ्रोडर्मिक सोरियासिस में चूंकि केसेस बहुत कम हैं, ज्यादा केस आते नहीं हैं, तो पर्सनल अनुभव मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैट्रिया मेडिका के हिसाब से पॉलीपोरस इज वेरी गुड मेडिसिन अगर रिंग लाइक पैच हो और एरेथ्रोडर्मिक सोरियासिस। क्लेमेटिस, कैलिब्रोम, ब्रोमियम, कैलियास, these are very good medicines in case of erythrodermic psoriasis, but these cases are very rare. बहुत मुश्किल है आपको प्रैक्टिस लाइफ में एरेथ्रोडर्मिक सोरियासिस का केस मिले। और एक मेरी सलाह है आपको कि अगर आपको एरेथ्रोडर्मिक सोरियासिस का रियल डायग्नोस्ड केस मिले, उस केस को जल्दी टेक ओवर मत। इट इज ए वेरी डेंजरस सिचुएशन, वेरी सीरियस कंडीशन, इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन इज मस्ट। तो इस तरह का केस जब भी आपको देखने में लगे, अगर एरेथ्रोडर्मिक सोरियासिस है, तो आप कोशिश कीजिए उस केस को ज्यादा जल्दी टेक ओवर नहीं करना। ये कुछ रेयर मेडिसिन हैं जो आपको मदद करेंगी आपकी बहुत ज्यादा। मैंगनम एसिटिकम एक दवा है जो स्केलिंग के साथ पेनफुल फिशर और वीकनेस में काम आती है। पिक्स लिक्विडा मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोकोलाइसेटिक बता दिया। रेडियम ब्रोम को हम बोलते हैं, रेडियम ब्रोम बहुत अच्छी दवा है जब सोरियासिस, एक वर्ड जो होता है, इट बिकम्स, बहुत जब जिद्दी हो जाता है, सोरियासिस का इरप्शन जब बहुत जिद्दी होने लगे, ठीक नहीं हो, थिकनेस आ जाए, हार्डनेस आ जाए किसी कंडीशन से, देखिए उसमें वर्ड यूज किया स्टबर्न सोरियासिस, जिद्दी सोरियासिस विथ इंटेंस इचिंग, उस केस में कभी कभी रेडियम ब्रोम आपको बहुत हेल्प करेगा। ये रेडियम ब्रोम एक और बहुत बड़ी मदद करता है आपको स्टबर्न एक्ने। स्टबर्ननेस खासियत है रेडियम ब्रोमाइड की। रेडियम ब्रोमाइड में स्टबर्न सोरियासिस हो, स्टबर्न स्किन में हो, और स्टबर्न एक्नी, एक्नी वल्गैरिस में रेडियम ब्रोमाइड इज वेरी हेल्पफुल, कभी भूलिएगा मत। और आर्सेनिक आयोड तो मैंने आपको बताया ही कि आर्सेनिक आयोड एक बहुत अच्छी दवा है जो हर तरह से आपको मदद करेगी। क्रिसारोबिनम इज एन एक्यूट मेडिसिन, इट इज नॉट ए क्यूरेटिव मेडिसिन। एक्यूट कंडीशन में क्रिसारोबिनम कभी कभी बहुत अच्छी हेल्प करती है। इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी मिलता है, इसका ऑइंटमेंट भी मिलता है, उसको आप ट्राई कर सकते। ये बहुत संक्षेप में हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन सी दवाएं हमें मदद कर सकती हैं। अब हम कोशिश करेंगे, दो तीन केस मैं डिस्कस करूंगा आपसे, जिस केस में तो सोरियासिस में बहुत मैजिकल रिजल्ट मिला है। बहुत सारे केसेस हम लोगों ने देखे हैं जिसमें अच्छा रिजल्ट मिला है, लेकिन मैं तीन केस आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। दिस इज केस नंबर 1। एक यंग गर्ल है, एज अबाउट 25 to 26 ईयर्स ऑफ एज। वो मेरे पास आई, उसके हाथ गल गए, देखा नहीं जा रहा था, सच ए सीरियस कंडीशन। आप भी देखिएगा पिक्चर्स अभी। और उस केस में होम्योपैथी ने क्या मैजिक किया है वो हम डिस्कस करने का कोशिश करें। यू कैन सी द पिक्चर, दीज वेयर द हैंड्स ऑफ द गर्ल।
ये कंडीशन देखिए, पूरा हाथ में क्रैक हो गया है, सब जगह से फट गया है। ये तो बहुत साफ वाफ करके बच्ची आई थी, तो इसमें कम से कम वूजिंग नहीं थी, लेकिन उसने बताया कि इसमें बहुत वूजिंग होती है, हमेशा कॉटन लेके उसको बैठना पड़ता है, कॉटन लेके साफ करना पड़ता है। तो दिस वाज द सीरियसनेस ऑफ द केस। ये देखिए हाथों की हालत क्या थी, बहुत पेन, बहुत सेंसिटिवनेस, सीवियर क्रैक्स, ओजिंग। इस केस में हम लोगों ने स्टार्ट किया, डिपेंडिंग ऑन द, एक सिम्टम हमने देखा, दैट वाज ओवर सेंसिटिवनेस टू पेन, एवरीथिंग, ओवर सेंसिटिव टू टच, ओवर सेंसिटिव टू पेन, ओवर सेंसिटिव टू क्वेश्चनिंग, बहुत गुस्सा आ रहा, बात नहीं करना चाह रही थी, दर्द के मारे परेशान थी। तो सिर्फ डिपेंडिंग ऑन दैट पिक्यूलियर सिम्टम आई स्टार्टेड विथ हीपर सल्फर 30, और गन पाउडर एंसिलिडिया की इसमें सेप्सिस फॉर्म कर रहा था, तो सेप्सिस को मैनेज करने के लिए गन पाउडर 3 एक साथ में दिया। तो आई स्टार्टेड विथ हीपर सल्फ, डिपेंडिंग ऑन overall oversensitiveness to touch and pain. नेक्स्ट स्लाइड देखिए हम लोग, आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस। ये देखिए आफ्टर 6 वीक्स हीपर सल्फर देने के बाद उसका सेंसिटिवनेस कम हो गया, उसमें हीलिंग स्टार्ट हो गई। उसके देखिए हाथ पूरे स्वेलिंग थी, कम हो गई स्वेलिंग पहले से, पैरों की स्वेलिंग कम हो गई, क्रैक्स देखिए कितने ठीक हो गए, कम हो गए, ठीक तो नहीं हो गए। तो आफ्टर 6 weeks of hypersulfur 30 and graphitis 30, this was the condition. अब उसमें फिर से हम लोगों ने सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए उससे केस लिया। पहले तो ओवर सेंसिटिव था, ओवर सेंसिटिवनेस उसकी खत्म हो गई। अब ओवर सेंसिटिव जब खत्म हो गई, तब उसके बाद फिर से उसके सिम्टम्स को केस हमने रीडिंग किया। तो उस समय हमको पता देखा, उन्होंने बताया कि देर इज नो पेन और ओवर सेंसिटिव। She was aggravated by warmth, better by cold, and exfoliation was very high. So depending on these keynote symptoms, no oozing, scales present, no pain or oversensitiveness, aggravated by warmth, better by cold, and exfoliation, देखिए exfoliation हर जगह पर, everywhere there was exfoliation. तो इस exfoliation को देखने के चलते मैंने स्टार्ट किया आर्सेनिक आयोड 30 दिन में 3 बार, ओनली वन मेडिसिन, आर्सेनिक आयोड 30 3 टाइम्स। देखिए दीज आर द केसेस, इस तरह के केस जो हैं जब ठीक होने लगते हैं एलोपैथिक हैंड से वापस आकर इतना सीरियस कंडीशन, दे गिव होम्योपैथी ए बेटर नेम। डॉक्टर को तो नाम मिलता ही है, लेकिन होम्योपैथी के प्रति लोगों को विश्वास जमता है, फेथ होता है, और पेशेंट कम होता है। थर्ड स्लाइड देखते हैं इस केस में, आफ्टर 6 weeks now you can see the change, no oozing, scales present, no pain, no oversensitiveness, aggravation, warmth, better by cold, exfoliation, same symptoms but better। देखिए अभी देखिए हाथ कैसा हो गया इसका, ये देखिए हाथ कैसा हो गया, पैरों में देखिए करीब करीब 80% इंप्रूवमेंट आ गया। ये देखिए पैर के नीचे जो पहले हमने हालत देखी थी, आपने देखी थी, अभी देखिए इसके पहले की स्लाइड देखिए, ये देखिए पैर, ये जो पैर की सोल्स की जो हालत थी, ये सोल्स की जो हालत थी, अभी नई स्लाइड देखिए, इसमें सोल्स की हालत क्या थी। एंड नो चेंज इन मेडिसिन बिकॉज आर्सेनिक आयोड वाज वर्किंग फाइन। आर्सेनिक आयोड बहुत अच्छा काम कर रही थी, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा था, तो हम लोगों ने कोई दवा में बदलाव नहीं किया। आर्सेनिक आयोड 30 दिन में 3 बार उसको हम लोग देते गए। और इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अब इसके पाम्स को देखिए पहले से बेहतर है, क्रैक भी है, एक्सफोलिएशन भी है, लेयर्स भी फॉर्म किया हुआ है, बट द सोल्स आर इम्प्रूव। सोल्स की जो कंडीशन है ये पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर गई। ये जो इम्प्रूवमेंट आई है, ये इम्प्रूवमेंट शो कर रही है कि आर्सेनिक आयोड, अब चूंकि आर्सेनिक आयोड हम लोगों ने बहुत हफ्तों तक दे दिया था 30, तो उसके बाद हम लोगों ने आर्सेनिक आयोड 200 दिया, और एक
ब्लड प्यूरिफायर के रूप में, नॉट बेसिंग on the symptomatology, but as a blood purifier, I started with Echinacea mother tincture. Echinacea mother tincture, not depending on the symptoms, but only on the physiological action of Echinacea, that it is a blood purifier. तो ब्लड प्यूरिफायर का काम करती है Echinacea, तो Echinacea हमने कोशिश की, और साथ में आर्सेनिक आयोड का 200 का मात्र 2 डोज दिया। आर्सेनिक आयोड 30 हम दिन में 3 बार दे रहे थे। उसके बाद जब थोड़ा इंप्रूवमेंट अच्छा हो गया, देन वी शिफ्टेड टू आर्सेनिक आयोड 200 एंड वी विल सी व्हाट हैपेंड, बट आई एडेड इचिनेशिया मदर टिंचर 10। इचिनेशिया का मैंने प्रैक्टिस लाइफ में चूंकि देखा है कि बहुत सीरियस केसेस में, खास करके सीवियर एक्जिमा, सीवियर केसेस ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स, और कहीं कहीं पर गैंग्रीन का केस बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो Echinacea is a must medicine which I prescribe. Now you will be surprised at what was the result of arsenic iode 200. You can see, can compare. देखिए, these were the palms. हाथ को देखें, अब आप हाथ को देखें, ये हाथ को करीब करीब साफ हो गया। अभी देखिए बेचारी इसमें बैंडेज किया हुआ था उसने, लेकिन ये हाथों की स्थिति है। पैर की स्थिति तो बहुत अच्छी है, देखिए पैरों की हालत तो बहुत अच्छी है। उसको आर्सेनिक आयोड 200 जो दिया गया था, उसको फिर से हमने रिपीट नहीं किया, इचिनेशिया को कंटिन्यू होने दिया। इचिनेशिया वाज कंटिन्यूड, arsenic iode 200 was given 2 times in a day, and this prescription was followed. नो मेडिसिन। आर्सेनिक आयोड 200 2 डेज के बाद में हम लोगों ने और कोई दवा उसको नहीं दी। नाउ यू विल सी आफ्टर 4 weeks, दिस इज सिंपल मैजिक ऑफ होम्योपैथी, सिंपल मैजिक। यू कैन सी, देखिए हाथ बिल्कुल साफ हो गए, पैरों को देखिए बिल्कुल साफ हो, नो मेडिसिन, ओनली इचिनेशिया, कोई पोटेंटाइज्ड मेडिसिन नहीं। आर्सेनिक 200 का 2 डोज जो दिया था आर्सेनिक आयोड का, उसके बाद हम लोगों ने उसको रिपीट नहीं किया, बिकॉज द पेशेंट इज इम्प्रूविंग। तो पेशेंट जब इम्प्रूव कर रहा है तो उसको और बाद में दवा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये केस कहाँ जाकर के रुका। अब लास्ट स्लाइड देखिए, सिर्फ हल्का हल्का स्पॉट रह गया है, सिर्फ लगता है दाग ट्रेस रह गया है हाथों में, कि कभी उसको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। ये उस पेशेंट का है जिसको आर्सेनिक आयोड 200 ने कंप्लीटली क्योर कर दिया। पूरा हाथ बिल्कुल स्मूथ हो गया, पैर पूरा स्मूथ हो गया। तो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिक आयोड which cured a severe case of psoriasis. कुछ भी इसमें पूछना होगा तो लेक्चर के बाद जरूर पूछिएगा। नाउ वी विल कम टू द सेकंड केस। फर्स्ट केस तो ठीक हो गया, वी हैव बीन ऑब्जर्विंग। देखिए ये केस याद रखिए, इसको, इस पिक्चर को याद कीजिए और इस पिक्चर को याद कीजिए। नाउ यू कैन फील द डिफरेंस, ये पेशेंट क्या था और अभी क्या हो गया। Now we will come to the second case. Severe psoriasis, देख लीजिए स्किन की क्या हालत है। यंग गर्ल, 30 years of age, and you can see this severe crack, bleeding, scaling, crack, scaling, and severe bleeding. Again, the symptoms were for arsenic iode. I have told you that arsenic iode is my favorite medicine in cases of psoriasis. बहुत बहुत बढ़िया काम करता, क्योंकि बहुत क्रैक हो गया था लेकिन इसमें पस फॉर्मेशन नहीं था। Then we gave calendula mother tincture for some days for external application.
painful scales, painful cracks, arsenic iode 30, based on exfoliation leaving a red raw exuding substance. ये आर्सेनिक आयोड का बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है और उस पर आधार करके हमने आर्सेनिक आयोड दिया 30. Arsenic iode 30 was given 3 times in a day for some weeks. तो दिस पेशेंट क्यों दिया मैंने बता दिया कि आर्सेनिक आयोड के लक्षण भी थे. आर्सेनिक आयोड प्रैक्टिस लाइफ में मुझे बहुत मदद मिली है और इस तरह के लक्षण में जहां पर देखिए बेसिक आइडिया होता है जब आप एक सोरियासिस के केस को लेते हैं या किसी क्रॉनिक केस को लेते हैं, पहला इंपॉर्टेंट काम है डायग्नोसिस ऑफ माइग्रेन. सोरा है, प्योर सोरा है, साइकोटिक है, सिफिलिटिक है और कंबाइंड है. सोरा साइकोसिस कंबाइंड है, सोरा सिफिलिस कंबाइंड है, सिफिलिस सोरा कंबाइंड, साइकोटिक और सिफिलिटिक कंबाइंड. उस कॉम्बिनेशन के चलते एक दो तरह के लक्षण आपको मिलेंगे. एक होगा एक्यूट, तो बिल्कुल एक्यूट सेट है, और एक्यूट सेट के बाद आपको मिलेंगे क्रॉनिक. तो क्रॉनिक लक्षणों को ठीक करने के लिए पहले एक्यूट लक्षणों को हटाना या कम करना या आराम देना बहुत जरूरी है, नहीं तो दवा नहीं काम करेगी. जितना हम रेपर्टाइज कर लें कुछ नहीं होगा. डॉक्टर नैश को मैं बहुत मानता हूं कि डॉक्टर नैश का बोलना था कि द बेस्ट सिमिलिमम इज योर क्यूरेटिव मेडिसिन, योर एंटीबायोटिक. जो आपके पास दवाइयां हैं उसमें जिन लक्षणों को आप पाते हैं वो लक्षण अगर सही किसी दवा में मिलते हैं वो हर तरह का एक्शन उस दवा में. आफ्टर ए फ्यू वीक्स यू विल सी द कंडीशन, नाउ सी द कंडीशन. देयर इज मच इंप्रूवमेंट. आप कंपेयर कर सकते हैं. ये देखिए अभी ये क्रैक, ब्लीडिंग, ये सब ठीक हो गया उसका. ये सीवियर स्केलिंग पूरे पैरों तक फैला हुआ था वो कम हो गया. आप देखिए, ये देखिए सब कमजोर, ये पूरा कम हो गया. यहाँ ये भी कम हो गया, इधर ये भी कम हो गया. तो ऑल द सिम्टम्स वेयर इम्प्रूव. पेशेंट फेल्ट बेटर, लेकिन था सब कुछ. स्केलिंग भी था, प्लाक भी था, क्रैक्स भी था. बट आफ्टर 4 वीक्स इसको फिर से आर्सेनिक आयोड हमने दिन में 2 बार करा. As the medicine was working properly, I gave arsenic iode 2 times in a day. और उसको 3 हफ्ते के बाद ये कंडीशन मिली हमको. तो आर्सेनिक आयोड देने के बाद आफ्टर 6 वीक्स आप देखिए 6 हफ्ते आर्सेनिक आयोड 2 बार दिया गया. तो उससे ये काफी इसमें परिवर्तन आने आया और ये सारा स्कारिंग उसका ठीक हो गया, ब्लीडिंग बंद हो गया, क्रैक्स बंद हो गया, सिर्फ स्केलिंग रहे. हल्का हल्का स्केल्स था, उसकी इचिंग भी कम हो गई. पेशेंट पास फीलिंग मच बेटर. इसी कंडीशन में हम लोगों को पेशेंस लूज नहीं करना चाहिए. इस तरह के केस में जब हम केसेस को देखें तो जब केस को देखें तो पेशेंस लूज मत कीजिए. हम जानते हैं कि सोरियासिस एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है, सोरियासिस जल्दी ठीक नहीं हो सकती है, सोरियासिस को क्योर करना बहुत मुश्किल काम है. लेकिन बावजूद इसके पेशेंस लूज नहीं करना चाहिए जब तक आपको लगे कि आपकी चुनी हुई दवा सही काम कर रही है, पेशेंट को राहत दे रही है, पेशेंट को आराम मिल रहा है, दवा बदली मत. अब देखिए, अब ये काफी ठीक हो गया था लेकिन इसकी स्केलिंग, क्रैक्स फिर भी परसिस्ट कर रहे हैं. आर्सेनिक आयोड से तो आर्सेनिक, ये देखिए यहाँ पर करीब करीब पैर वाला इसका साफ हो गया. ये स्टेशन पूरा साफ हो गया है इसका. यहाँ पर प्रॉब्लम थी उसको, यहाँ पर प्रॉब्लम थी. देन आई थॉट a lot, but the symptoms were matching to petroleum. Cracks, scaling, pain नहीं. I thought that I should change the medicine and see how this works. And I gave her petroleum 30 twice in a day. स्केल क्यों? स्केल परसिस्ट कर रहा था और एग्रावेशन हो रहा था विंटर. तो विंटर सीजन में जब आई तो बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब जब से ठंड बढ़ी है मेरी तकलीफ बढ़ रही है, क्रैक्स बीच बीच में बढ़ जाते हैं, स्केलिंग बढ़ जाती है. पहले भी जो मुझे लक्षण ज्यादा थे तब भी मेरा
ठंड के मौसम में बहुत तकलीफ बढ़ती। तो ठंड के मौसम में तकलीफ बढ़ना, स्केलिंग होना, आर्सेनिक आयोड से एक जगह जाके सिम्टम्स का रुक जाना, देन आई चेंज माय मेडिसिन टू पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम 30 से ही स्टार्ट किया गया। और पेट्रोलियम का मैजिक आप देखें एक बार, देखिए आफ्टर 16 वीक, 16 हफ्ते तक हम लोगों ने पेट्रोलियम उसको दिया और कुछ नहीं। और आप देखिए धीरे धीरे सब कुछ उसका साफ हो गया। तो उस समय हमने एक एंटीमाइकोटिक सोरेनम वनम का एक डोज दिया। तो सोरेनम वनम एक डोज दिया गया और उसके साथ पेट्रोलियम 30 वाज कंटिन्यू। तो आप देख लीजिए द इम्प्रूवमेंट। और पेट्रोलियम 30 और सोरेनम वनम देने के बाद, एक एंटीमाइकोटिक डोज देने के बाद, नाउ यू सी द कंडीशन आफ्टर 24। तो देखिए करीब करीब वो पेशेंट ठीक हो। आप कंपेयर कर लीजिए कि क्या इसकी कंडीशन थी पहले, क्या इसकी कंडीशन है आज। दिस केस हैज बीन ऑलमोस्ट क्योर्ड। अभी इसका कंटिन्यू ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी हम लोग इसको सिर्फ प्लेसिबो दे रहे हैं। प्लेसिबो इज कंटिन्यूइंग, द पेशेंट इज इम्प्रूविंग, यू कैन सी द चेंज, दिस इज चेंज। और देखिए यहाँ हल्का स्पॉट्स आ गया है, वो जब ठीक हुआ है स्पॉट सारा, उसके बाद व्हाइट पैचेस आ गए हैं। और दिस व्हाइट पैचेस वी आर गिविंग हम टर्मिनल। तो कभी बाद में फिर बताएंगे कि इसकी क्या कंडीशन है, बट द पेशेंट इज अंडर ट्रीटमेंट। दिस वाज द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, दिस इज द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, एंड दिस वाज द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। नाउ यू कैन कंपेयर बोथ। ये कंडीशन थी, 2 दवाएं दी गई, आर्सेनिक आयोड 30 और थोड़े दिन के बाद पेट्रोलियम 30, और बीच में इंटरकरेंट एक बार सोरेनम 1m 1 डोज, एंड दिस पेशेंट इज ऑलमोस्ट क्योर्ड। सबसे बड़ी बात होती है स्किन के केसेस में, आप जब दवा देते हैं, आप ठीक कर दिया बोलने से नहीं होता है। इसमें ये चीज देखनी पड़ती है कि वेदर देयर इज रिकरेंस और नॉट। अगर रिकरेंस है तो ठीक नहीं हुआ है, रिकरेंस नहीं है 3 महीने 6 महीने, तब आप मान सकते हैं कि यस यू हैव डेफिनेटली हेल्प दैट केस। दिस वाज द सेकंड केस, जो बहुत सीरियस केस था, सीवियर केस था, और होम्योपैथी से बहुत अच्छा रिजल्ट है। एंड द थर्ड केस, ये भी बहुत ही गंभीर मामला था, लेकिन गॉड बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाय द हेल्प ऑफ होम्योपैथी दिस पेशेंट इज ब्लेसिंग अस। ये आप देख लीजिए पेशेंट क्या था। सीवियर स्केली इरप्शन से देखिए, देख लीजिए पूरा हाथ हाथ और पैर की हालत खराब थी। दिस वाज द केस ऑफ सीवियर स्केली इरप्शंस। और इसमें जो सिम्टम्स हम लोगों को बाद में मिले, दो सिम्टम्स वेयर aggravated by warmth of bed, scratching, better by cool and open air, और कैलियार्स दी गई क्योंकि कैलियार्स में है यानी थिक हार्ड ड्राई क्रस्ट विथ ऑफेंसिव डिस्चार्ज। ये ऑफेंसिव डिस्चार्ज विथ थिक हार्ड और ड्राई क्रस्ट, ये पिक्यूलियर है फॉर कैलियार। और कैलियार्स सभी माइजम को कवर करती है। तो आई स्टार्टेड विथ कैलियार्स 30 3 टाइम्स इन डे। इंटेंस बर्निंग एंड इचिंग, आप सोच नहीं सकते हैं इस पेशेंट की क्या हालत थी। लेडी है, हाउसवाइफ है, घर का काम नहीं कर पाती थी, खाना नहीं बना पाती थी, कपड़े नहीं धो पाती थी, कुछ काम नहीं कर पाती। हस्बैंड वाज डूइंग ऑल वर्क, रोती थी आकर के मेरे, सर किसी तरह से हमको ठीक कर दीजिए। एलोपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स बहुत सालों तक इन लोगों ने किया था, वो थोड़ा कम हो जाता था फिर हो रहा था, कम हो जाता था फिर हो रहा था। एक्सटर्नल एप्लीकेशन देने पर रिलीफ मिल जाती थी पेशेंट को। आफ्टर प्रेस्क्रिप्शन ऑफ कैलियास, डिपेंडिंग ऑन दिस सिम्टम्स, intense burning, intense itching, aggravated by warmth, and dry crust with offensive discharge, पेशेंट को बोलती थी, पेशेंट को स्मेल आता है हाथ से बार बार, अच्छा नहीं लगता है। तो आई स्टार्टेड विथ कैलियास 30, और आफ्टर 4 वीक्स ये कंडीशन, लिटिल इंप्रूवमेंट, पेशेंट डिटेरियोरेट नहीं किया,
पेशेंट की तकलीफ आगे नहीं बढ़ी और कुछ उसको राहत मिली 1 महीने के बाद। कैन सी देयर इज सम इम्प्रूवमेंट। और पैरों में भी था, तो पैरों का भी थोड़ा सा ठीक होना इसका चालू हो गया। आफ्टर फिनिशिंग दिस, these again continued with CALI-ARS 30 3 times in a day. After 10 weeks, you can see the change. ये पैर की हालत है। 10 हफ्ते के बाद ये देखिए, आप देख सकते हैं स्पॉट्स कहाँ कहाँ पर था, ये सारा ड्राई होना चालू हो गया, सब सूख गया, हल्का हल्का स्वेलिंग है, स्पॉट्स है, ये सब पूरा ड्राई हो गया। देयर इज नो ओजिंग, देयर इज नो पेन, देयर इज नो ऑफेंसिव डिस्चार्ज। You see the condition of legs and now you see the condition of hands. ये हाथ आपने देखा था पहले क्या था, अभी क्या है। So there was lot of improvement by giving CALI-ARS 3 times in a day. No other medicines was prescribed. And after this, I changed to CALI-ARS 200, 2 doses. I gave CALI-ARS 200, 2 doses only BD. उसके बाद दवा और कुछ नहीं दी गई कि CALI-ARS काम कर रही थी, CALI-ARS से उसको मदद मिल रही थी, CALI-ARS से पेशेंट ठीक हो रहा था। Now you see the condition after 20 weeks. It's almost 50 to 60% cured. CALI-ARS 200 gave her such a good relief. You can see now the hands are clear, legs are almost clear, the hands are better. You can see the position of the legs काफी कम हो गया पहले से। So this was CALI-ARS BD 2 doses only, starting with CALI-ARS 30, proceeded by CALI-ARS 200, और CALI-ARS 200 के बाद आप सिचुएशन देखिए पेशेंट की, जो पहले सिचुएशन थी उससे आज कितनी सुधर गई। आफ्टर 30 वीक्स अब आप देखिए, इट इज ऑलमोस्ट 80% की। क्योंकि इसमें ऑफेंसिव डिस्चार्ज बहुत था, पहले यूजिंग बहुत था, कॉन्स्टिट्यूशनली सिफिलिटिक पेशेंट लग रही थी, तो आई गेव सिफिलिडम 1M1 डोज इंटरकरेंट। CALI-ARS 200 BD ओनली 2 डोज दिया गया और 3-4 दिन छोड़ करके उसको कहा गया सिफिलिडम 1M 1 डोज बना करके डिस्टिल वाटर में दिया गया, उसको कहा गया सिफिलिडम 1M 1 डोज आपको पी लेना है, सुबह खाली पी। दिस वाज आफ्टर 30 वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट। 30 वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट के बाद सोरियासिस का जो केस हमने पहले देखा था और अभी उसके बाद क्या हुआ वो आप मैजिक देखिए। दिस इज द मैजिक ऑफ होम्योपैथी। आप कोई सोच नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है कि इस पेशेंट की क्या कंडीशन है। कैन सी नेक्स्ट स्लाइड देखिए, हाथ कंप्लीटली साफ हो गया है, टोटल कंप्लीटली साफ। तो दिस इज होम्योपैथी, दिस इज हेल्प टू द ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी को हेल्प करती है, केसेस ठीक होते हैं। घबराने की बात नहीं होनी चाहिए, पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस रखेंगे तो आपका पेशेंट जरूर ठीक होगा। मैंने कहा था गुट्टे सोरियासिस केस, अब ये केस एकदम नया चल रहा है अभी मेरे पास, ये तो केस ठीक हो गया। एक यंग लड़की है, देखिए दिस इज द केस ऑफ गुट्टे सोरियासिस, ये भी अंडर ट्रीटमेंट है। गुट्टे सोरियासिस का केस है, देखिए ये दवा देने के करीब 2 महीने बाद ऐसा हो गया, व्हाइट पैचेस हो गए, ये पैचेस सब ठीक हो गए, लेकिन जहां जहां था वहां वहां व्हाइट पैच हो गया, दवा दी गई, अब ये ठीक हो, अब देखिए ऑलमोस्ट ठीक हो गया, करीब करीब ठीक हो गया, ये दवा चलेगी अब। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा क्लिनिकल एक्सपीरियंस और थोड़ा सा दवाओं की जानकारी सोरियासिस के बारे में। तो 2 भाग में हमने कोशिश की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू डॉक्टर कुलवंत जी, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है। थैंक यू सर, थैंक यू। और हर एक बार की तरह आपने इसमें अच्छा प्रेजेंटेशन किया है।
ऐसे भी कहा जाता है। आप पीपीटी को ये हटा देंगे तो अच्छा रहेगा सर। जी सर। ये जो होता है ना, बहुत ही डिफिकल्ट माना जाता है। सबसे हाँ। बड़ी बात क्या होता है कि पेशेंट बहुत दिन इंतजार नहीं करता है, थोड़ा सा एग्रीवेशन होता है तो ये भाग जाते हैं। तो जिनके पास में धैर्य रहा है वो ठीक हो जाते हैं, ये तो निश्चित है, मैं भी देखा हूँ। और धैर्य दोनों तरफ से जरूरी है सर, डॉक्टर के लिए भी हाँ, डॉक्टर्स के लिए भी। और मरीज डॉक्टर भी अगर अधीर होकर के बार बार दवा बदलता जाए तो वो जी। ठीक नहीं होगा। जी। इसलिए हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि जितना पेशेंसली आप इलाज करेंगे, जितना भी आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा रहेगा, पेशेंट को अच्छा से देखेंगे, तो ये आपका बहुत ही सक्सेसफुल हो सकता है। और आपके जैसे मैच्योर्ड आदमी इसको हैंडल कर रहे हैं, ये बहुत लोगों को सीखना चाहिए कि आपसे कि आपने कितने धैर्य के साथ, कितने धैर्य ठीक है इसके साथ में आपने ये किया। एक क्वेश्चन है, हाइड्रोकोटाइल का यूज क्या है इसमें? इंटरनल यूज है सर, एक्सटर्नल नहीं है। उसका इंटरनल ही यूज करना पड़ता है। हम लोग 10 बूंद 2 बार या 10 बूंद 3 बार पानी मिला के देते। एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल कह रहे हैं? नहीं, इंटरनल। इंटरनल। तो जिन्होंने भी सवाल किया है उनको ये बताना चाहूंगा कि ये इंटरनल बोल रहे हैं देने के लिए हाइड्रोकोटाइल को। लेकिन हाँ, एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि सिम्टोमेटिक होना चाहिए। यस। सिम्टोमेटिक अगर नहीं हुआ तो एक्सटर्नल भी काम नहीं करेगा, इंटरनल भी नहीं करेगा, दोनों सप्रेशन या पैलिएशन इसी के अंदर में रह जाता है। तो आप लोग दवा को पकड़ करके चलेंगे तो नहीं होगा, दवा को लेकर के नहीं, पेशेंट को पकड़ना है, उसके सिचुएशंस को पकड़ना है, और उसके आधार पर ही हम लोग इसको ये देख सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा सीख है। हम समझते हैं कि ऐसे हस्तियों से सीखना सभी के लिए जरूरी होता है कि कैसे हम अब धैर्य के साथ पेशेंट का फॉलोअप करें, उनको देखें। ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि इस तरह के ये तो ऐसे भी माना गया है कि ये ऑटो इम्यून के अंदर में आता है। और ऑटो इम्यून डिजीज तो ऑलमोस्ट एलोपैथी में इनक्योरेबल है। वहाँ पर एक तो खाली वो सप्रेसिव मेडिसिन और स्टेरॉइड्स यही सब खाली इसमें देते रहते हैं। स्टेरॉइड्स के सिवा कोई दवाई नहीं काम करता है, और जितना देते जाएंगे पूरा शरीर जो है सो ये इस तरह से गलता चला जाता है, खत्म हो जाता है, अंततः पेशेंट निराश होकर के काफी ये हो जाता है। इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। और सभी न्यू कमर्स के लिए बहुत बड़ा लेसन है, न्यू कमर्स के लिए बहुत बड़ा लेसन है कि आप कितना धैर्य से इलाज करते हैं। हम लोग अक्सर कहते हैं कि धैर्य ही सबसे बड़ी प्रार्थना है ना, धैर्य ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। और धैर्य के साथ में बढ़ करके आपका और भी कुछ नहीं हो सकता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आपका प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कुलवंत जी। और थैंक यू। हम लोग का सेशन भी समाप्त हो रहा है। दीपमाला जी है अभी? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, आप धन्यवाद सर आपका। हाँ, आपका फिर से Thanks. बहुत बहुत Thanks. धन्यवाद। हाँ, यस यस। डॉक्टर कुलवंत सिंह सर, आपका IFPH पर मंच पे अपना व्यक्ति प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आते रहिए और हम लोगों को अपना ज्ञान और प्रदान करते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। डॉक्टर बिंदुराज I'm audible, डॉक्टर, sir? हाँ, डॉक्टर बिंदुराज सर। हाँ, ओवर टू यू सर।